चलो गाइस, आज हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अगला चैप्टर का रिवीजन, जो कि है आपका चार्जेस अंडर जीएसटी। चलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके दो सेक्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला है आपका सेक्शन 9(3) एंड बाद में आपका अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10। सर, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस। मालिक, एक पर्सन को जो जीएसटी में टैक्स पे करना रहता है, या तो वो नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करेगा या तो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करेगा। नॉर्मल स्कीम वाले पर्सन को अपन बोलेंगे सेक्शन 9 वाला पर्सन, कॉम्पोजिशन डीलर को अपन बोलेंगे सेक्शन 10 वाला पर्सन। बस उन्हीं दो सेक्शंस को अपने को यहाँ पे पढ़ना है। ये पढ़ने के पहले कुछ डेफिनेशंस को अपन एक बार गो थ्रू कर लेते। सबसे पहले सर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो अगर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग गुड्स और सर्विसेज को बाय एंड सेल कर रहे हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दूसरा बात आता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर एक पर्सन जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को या प्लेटफॉर्म को ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, वापिस से अगर एक पर्सन कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर फिर अगला पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई। देखो भैया, एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब आपके तीन टाइप के सप्लाई। सबसे पहला आता है आपका नील रेटेड सप्लाई, दूसरा आता है इसके अंदर आपका होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, और थर्ड इसके अंदर आता है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। थर्ड क्या आता है आपका, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर नील रेटेड सप्लाई का एक एग्जांपल दो। तो ये देखो, ये पानी की बोतल, मैं इसको किधर भी बेचूं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी को लगाया हुआ है 0% से, मतलब ये प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है @ 0%, इसको बोलते हैं अपन नील रेटेड सप्लाई। सर दूसरा कौन सा सप्लाई है आपका, होली एग्जाम सप्लाई, यानी कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 के तहत सर्टन गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया है पब्लिक वेलफेयर को कंसीडर करते हुए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगा ही नहीं रहा है, उसको बोलेंगे होली एग्जाम सप्लाई। और सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा है। आज के टाइम पे आपके दो प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। पहला आता है आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहने से इनको जीएसटी से टेम्पररी आउटसाइड रखा हुआ है, टेम्पररी आउटसाइड जीएसटी। सर दूसरा कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको जीएसटी से कैसे बाहर रखा हुआ है, परमानेंटली आउटसाइड जीएसटी रखा हुआ है। ठीक है, याद है ये सारे पॉइंट्स। चलो ये हो गया आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट। अगला पॉइंट किसकी बात करता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट किसकी बात करता है, एग्रीगेट टर्नओवर। मालिक याद है, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर यहाँ पे इंक्लूजन्स के अंदर आती है टोटल 4 बातें, यानी कि 4 बातें आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका ऑल टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई के ऊपर टैक्स लग रहा है। सेकंड आएगा आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिसके अंदर 3 बातें आएगी। फिर आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसको अपन दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, आपका जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। और थर्ड क्या आएगा आप लोगों का, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। बट सर आपके एग्रीगेट टर्नओवर में 2 बातें एक्सक्लूड होगी। सबसे पहले क्या एक्सक्लूड होगा, अगर आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई किया हुआ है जिसके ऊपर आपको टैक्स आरसीएम बेसिस पे करना है, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। सेकेंड बोलते हैं जो भी आपके टैक्सेस चार्ज हुए हैं अंडर जीएसटी, टैक्सेस चार्ज अंडर जीएसटी, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन। देखो, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्सेबल पर्सन हो। अगर आप जीएसटी में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो बट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो। या तो आपने जीएसटी के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन भी नहीं थे, खुद से रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो भी आप क्या बन जाओगे, टैक्सेबल पर्सन। तो सर टैक्सेबल पर्सन के ना अपन यहाँ पे ना पॉइंट्स को लिख लेंगे, इसके अंदर 3 बातें आती है। सबसे पहला ऑल रजिस्टर्ड पर्संस, दूसरा ऑल पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, ये भी आपका टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। मालिक थर्ड पॉइंट, ऑल पर्सन हु वेर not liable but opted for voluntary registration,
ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उनको भी आपका क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ठीक है, चलो सर उसके बाद में अगला पॉइंट किसकी बात करता है, यहाँ पे स्टेट के बारे में बात करता है। इसके बारे में, स्टेट के बारे में बात करेगा। सर स्टेट यानी कि क्या, हर एक इंडिया का स्टेट, एंड इंक्लूड करेगा यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का लेजिस्लेचर है। देखो 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिसका खुद का लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी और कौन सा है, जम्मू कश्मीर। मतलब बाय नेचर ये तीनों तो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, बट जीएसटी के लिए इन तीनों को क्या माना गया हुआ है, आपका स्टेट माना गया हुआ है। सर स्टेट मानने से क्या फर्क पड़ेगा, स्टेट मानने से फर्क ऐसा पड़ेगा कि यहाँ पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है ना, तो क्या लगेगा आपका CGST प्लस SGST। और सर ऐसे आपके 6 यूनियन टेरिटरीज है जहां पे आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो लगेगा CGST प्लस UTGST। तो सर ऐसे कौन से यूनियन टेरिटरीज है अपने जीएसटी के अंदर, सबसे पहले हो जाता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरा हो जाता है आपका लक्षद्वीप, थर्ड हो जाता है आपका दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, फोर्थ पे आता है आपका लद्दाख, फिफ्थ पे आता है चंडीगढ़ और सेवेंथ पे आता है एनी अदर यूनियन टेरिटरी। यानी कि ये वो यूनियन टेरिटरीज है जिनका खुद का कोई भी मतलब खुद का पर्सनल लेजिस्लेचर नहीं है। इनको पूरा कंट्रोल कौन करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो या तो पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 8। चलो सर फिर अगला एक पॉइंट बात करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखो यहाँ पे एक पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा था मध्य प्रदेश में, उसको है ना एक दूसरे स्टेट में जाना था, लेट से स्टेट था आपका दिल्ली का, वहां पे उसको टेम्पररी बिजनेस करने के लिए जाना था। क्या करने के लिए जाना था, टेम्पररी बिजनेस। ऐसे मान लो वहां पे कोई तो भी एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो अगर एक इंडियन पर्सन एक ऐसे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जा रहा है जहां पे उसका कोई भी परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जहां पे उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो ऐसे स्टेट में टेम्पररी बेसिस के लिए जा रहा है, तो वहां पे वो रजिस्ट्रेशन लेगा एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर वो टेम्पररी पीरियड करने जा रहा, मतलब मैक्सिमम कितने दिन के लिए जाना चाहिए, वो वहां पे 90 डेज के लिए जाना चाहिए। उसको एक बार एक्सटेंशन मिल जाएगा फॉर अनदर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। यानी कि कुछ भी करके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैक्सिमम कितने दिन के लिए बिजनेस करने के लिए जाएगा, 180 डेज। मैक्सिमम कितने दिन के लिए जा पाएगा, 180 डेज। सेम वे में सर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी कि कोई पर्सन है जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया में टेम्पररी बिजनेस करने के लिए आ रहा है। सर टेम्पररी मतलब कितने दिन, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, उसको भी एक बार एक्सटेंशन मिलेगा अनदर 90 डेज का, तो वो पर्सन इंडिया में क्या बोला जाएगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। ठीक है, चलो सर उसके बाद में सेक्शन 9 किसकी बात करता। सेक्शन 9 के लिए ना मैंने कुछ चार्ट्स जो क्लास में बनाए हुए ना उसको आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो सेक्शन 9 के अंदर अपने को टोटल 5 बातें पढ़नी है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). 9(1) क्या बोलता कि थोड़े टाइम के लिए आप 9(2) को ना बाजू में रखो, थोड़े टाइम के लिए 9(2) को आप बाजू में रखो। अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो हम चार्ज करेंगे CGST, वो वैल्यू पे चार्ज करेंगे जो हमें सेक्शन 15 ने बताया। मैक्सिमम हम लोग 20 रेट से चार्ज करेंगे। वापिस है 9(1) क्या बोल रहा, थोड़े टाइम के लिए 9(2) को बाजू में रखो, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा हम आपसे CGST चार्ज करेंगे, वो वैल्यू पे चार्ज करेंगे जो सेक्शन 15 ने बताया। मैक्सिमम हम लोग आपसे लेंगे 20%। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का है या फिर अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिकर रहेगा, उसके ऊपर हम लोग आपसे कोई भी CGST नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर GST आता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 9(1). फिर 9(2) बाजू में क्या बोलता कि हमें ना 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल क्रूड। वापिस से बोलो 5 नाम, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम क्रूड। इसके ऊपर GST गवर्नमेंट ने बोला है हम लोग लगाएंगे फ्यूचर डेट से। इसके ऊपर GST टेम्पररी नहीं लग रहा है, फ्यूचर डेट से लगेगा जब काउंसिल रेकमेंड करेगा और गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। वापिस से GST फ्यूचर में लगेगा जब से काउंसिल क्या करेगा, आपका काउंसिल रेकमेंड करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में। फिर आता है सर 9(3), 9(4). 9(3) क्या बोलता है कि ये सर्टन स्पेशल सर्विसेज है, अगर आप लोगों ने ये सर्विसेज या गुड्स ली तो रेसिपिएंट आपको RCM बेसिस पर टैक्स पे करना है। गुड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सर्विसेज अपन अभी देखेंगे।
9(4) बात करता है कि अगर गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय एनी प्रमोटर, सर्विसेज कौन रिसीव कर रहा है या गुड्स कौन रिसीव कर रहा है, प्रोमोटर, तो प्रोमोटर आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। फिर आता है आपका अगला सेक्शन 9(5). किसकी बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसके अंदर टोटल अपन 5 पहले हुआ करते थे, May 26 में अमेंडमेंट है, +1 करके अपन ऐसे 6 सर्विसेज देखेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि सप्लायर भी टैक्स नहीं पे कर रहा, रेसिपिएंट भी टैक्स पे नहीं कर रहा, ईसीओ को टैक्स पे करने का लायबिलिटी लगाया हुआ है। मतलब सर देखो, अपन ऐसी बात बोलेंगे कि अगर आपका ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला केस है तो टैक्स पे करने का लायबिलिटी किसके ऊपर आएगा, सप्लायर के ऊपर आएगा। इसके ऊपर आएगा सप्लायर, रेसिपिएंट सप्लायर को पैसा देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को पैसा देगा। अगर ये ट्रांजैक्शन आपका आरसीएम वाला है तो टैक्स पे करने का जो लायबिलिटी है ना दोस्तों, वो किसके ऊपर आता है, आपका रेसिपिएंट के ऊपर आता है। यानी कि सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज देगा, रेसिपिएंट सप्लायर को टैक्सेबल अमाउंट देगा, और जो टैक्स का अमाउंट है वो रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा। और थर्ड केस आता है सप्लाई थ्रू ईसीओ एज पर सेक्शन 9(5). यहाँ पे ईसीओ को बोला गया भाई, ईसीओ तू टैक्स पे करने का लायबिलिटी लेगा, यानी कि अगर ये ट्रांजैक्शन तेरे थ्रू हो रहे तो हम लोग तुझे सप्लायर मानेंगे एंड तेरे से टैक्स को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). अभी आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेक्शन 9(3). 9(3) बात करता है आरसीएम की बारे में। तो आरसीएम में सबसे पहले सर्विसेज कौन सी दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय रोड। गुड्स को आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हो, रोडवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, यानी कि जो सप्लायर है वो कौन है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर व्हाट डू यू मीन बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन जो सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहा है और ये काम के लिए वो क्या इशू कर रहा है, कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। कंपलसरी क्या इशू होना चाहिए, कंसाइनमेंट नोट। तो देखो भैया, अगर जीटीए ने इन 7 लोगों को सर्विसेज दी, कितने लोगों को, 7, तो ये रेसिपिएंट गवर्नमेंट को आरसीएम में टैक्स देंगे। सर 7 लोग कौन से, सबसे पहले आ गया सर आपका रजिस्टर्ड फैक्ट्री, दूसरा आ गया आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी, तीसरा आ गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ आ गया आपका बॉडी कॉर्पोरेट, फिफ्थ आ गया आपका पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी। सर देखो वापिस से पहले पे कौन आ गया, फैक्ट्री, सॉरी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड फैक्ट्री यानी कि जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। सेकंड आ गया आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। थर्ड आ गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ आ गया आपका बॉडी कॉर्पोरेट, फिफ्थ आ गया आपका पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बीओआई। अगर ये 5 लोग यानी कि ये 5 लोगों को जीटीए ने सर्विसेज दिया तो ये पांचों जीएसटी में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है फर्क नहीं पड़ता, उनको आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। उनको कौन से बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही मिनट, इसका भी एग्जांपल कहीं तो भी लिखा हुआ रहेगा, ये पॉइंट को भी कहीं तो लिखा हुआ है, कहीं तो लिखा हुआ है, ये रहा, ये पॉइंट देख लो ध्यान से। यानी कि अगर आप लोग जीटीए का सर्विसेज दे रहे हो, किसका सर्विसेज दे रहे हो, ये एक मास्टर चार्ट को देख लो, इसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट रहेंगे। जीटीए सर्विसेज दे रहा है, कौन सी सर्विसेज दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड वो साथ में अपना क्या इशू कर रहा है, कंसाइनमेंट नोट। तो सबसे पहले चेक करो रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट 7 स्पेसिफाइड पर्सन है जिसके अंदर रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, इनको अगर दे रहा तो भले ही ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड रहे या ना रहे, इनको आरसीएम पर टैक्स देना पड़ेगा। या फिर अगर जीटीए ऐसे रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है जो खुद जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो ये सर्विसेज आरसीएम पर टैक्सेबल हो जाएगी। बट सर अगर रेसिपिएंट ने यानी कि सप्लाई जीटीए ने सर्विसेज दी कोई भी दूसरे रेसिपिएंट को, यानी कि अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, ट्रस्ट को, या तो सेक्शन 51 में वो पर्सन जिन्होंने सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, या तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऑफिस से सर जीटीए 2 टाइप के लोगों को सर्विसेज दे रहा है, 7 स्पेसिफाइड पर्सन, अदर इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड एनी पर्सन हु हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस। अदर पर्सन को दिया तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को अगर जीटीए ने सर्विसेज दिया तो ये चेक करो क्या जीटीए रजिस्टर्ड है, क्या जीटीए रजिस्टर्ड है क्या। देखो
वैसे तो टैक्स आरसीएम बेसिस पे आना चाहिए, बट अगर जीटीए रजिस्टर्ड है एंड वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है तो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जीटीए पे करेगा। फिर वो 5% रह सकता है लिमिटेड आईटीसी यूज करके या 12% अनलिमिटेड आईटीसी यूज करके। तो अगर जीटीए ने 7 स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज दी तो आपको ये चेक करना है क्या जीटीए टैक्स इनवॉइस को इशू कर रहा है क्या। जीटीए ने टैक्स इनवॉइस को इशू किया तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीटीए टैक्स पे करेगा। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स होगा पे @5% बाय कौन टैक्स पे करेगा, यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। ठीक है, देन पहला वाला पॉइंट इधर हेडिंग में ना एक पॉइंट को लिख दो आप लोग सब कि टैक्स ऑन आरसीएम टू बी कंपल्सरीली पेड इन कैश, to be compulsory paid in cash, that is ITC cannot be used to make payment of RCM liability। ये पॉइंट को लिख लो सब लोग, ठीक है, जिनको लिखना है लिख लो एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके। चलो लिखा सबने यहां तक, डन है। तो पहला वाला अपना पॉइंट यहाँ पे कौन सा कंप्लीट होता है, जीटीए वाला पूरा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया। सेकेंड पॉइंट सर किसकी बात कर रहा है, लीगल सर्विसेज। यहाँ पे देखो लीगल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करने वाला कोई भी पर्सन कौन है, या तो इंडिविजुअल एडवोकेट है, या तो फर्म ऑफ एडवोकेट है, या तो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कोई भी सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को दी तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा आरसीएम बेसिस पर। अगेन सेकेंड पॉइंट किसकी बात कर रहा है, लीगल सर्विसेज। देने वाला पर्सन कौन है, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। सर्विसेज किसको दे रहे, बिजनेस एंटिटी, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी पे करेगा आरसीएम बेसिस पर। सर थर्ड पॉइंट इधर ही देख लो, अगर कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी है बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 4 किसकी बात करता है, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। सर अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज एक ऐसा सप्लायर दे रहा है जो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे सप्लायर टैक्स पे करेगा। पर अगर स्पॉन्सरशिप का सर्विस अदर पर्सन दे रहे जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सर इसके एग्जांपल में कौन कौन आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकता, पार्टनरशिप फर्म आ सकता, एलएलपी आ सकता, एचयूएफ आ सकता। अगर वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे ना तो वो चेक करो सर्विसेज किसको दे रहे। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है या एलएलपी है तो रेसिपिएंट आरसीएम पे टैक्स पे करेगा। बट अगर वो अदर्स है, रेसिपिएंट अदर है तो आरसीएम नहीं लगेगा, तो अगर सर ये जो सप्लायर है अगर वो टैक्सेबल पर्सन था तो एफसीएम पे टैक्स पे करने का, अगर वो टैक्सेबल नहीं था तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर आप लोग ये वाला चार्ट बनाना चाहते हो ना तो 1 मिनट के लिए लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर लो, फटाक से ये वाला चार्ट बना लो जल्दी से। हो गया, चलो डन, ठीक है। अगला पॉइंट बात कर रहा है सर, बहुत ध्यान से देखना, मैं ना आपको जो पैरा 5 एंड 5A है ना उसको मर्ज करके पढ़ा रहा हूं। ये जो आपका आरसीएम का सेक्शन 93 का पैरा 5 और 5A है ना उसके लिए एक मास्टर चार्ट बना हुआ है, ध्यान से देखना कि सर अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, सर्विसेज कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो सबसे पहले आपकी सर्विसेज को ना 3 कैटेगरी में बाइफरकेट करो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाल दो, ये 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज के कैटेगरी में डाल दो, या तो अदर सर्विसेज की कैटेगरी में डाल दो। ऑफिस से सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी कितने कैटेगरी में डालेंगे अपन उसको, 3। एक तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो ये 3 सर्विसेज, या तो अदर सर्विसेज। सर देखो अगर गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दे रहा है तो चेक करो यहाँ पे गवर्नमेंट में कौन दे रहा, या तो रेलवे का डिपार्टमेंट दे रहा या तो अदर गवर्नमेंट दे रहा। अगर रेलवे का गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज दे रहा है वो टैक्स हो जाएगा आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। किस पे हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर अदर देन रेलवे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग का सर्विस दे रहा है तो चेक करो क्या बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, रजिस्टर्ड नहीं है तो एफसीएम पे गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा। ठीक है सर, उसके बाद में अगर ये 3 सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा इन रिलेशन टू पोस्ट और रेलवे, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर सर्विसेज,
तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और बाकी के जो भी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी वो आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कोई भी माइनिंग का लाइसेंस देना। तो सब लोग अभी मेरे पास ध्यान से सुनना, चार्ट के थ्रू इसको इमेजिन करो। सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, तीन बातें। सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 3 सर्विसेज अदर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी बातें? 2। एक तो बाय रेलवे मिनिस्ट्री बाय अदर, रेलवे मिनिस्ट्री एफसीएम, अदर्स 2 बातें। इज रेसिपिएंट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड रहा तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड रहा तो एफसीएम। सेकंड में आ जाओ, 3 बातें, 3 सर्विसेज। पहली पोस्ट ऑफिस रेलवे की, सेकंड वेसल एयरक्राफ्ट की, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ऑलवेज टैक्सेबल ऑन एफसीएम। बाजू में आ जाओ लास्ट, अदर सर्विसेज टैक्सेबल ऑन आरसीएम बेसिस। समझा क्या? क्लियर है यहां तक? चलो, ये हो गया आपका अगला वाला पॉइंट। उसके बाद में सर एक पॉइंट बात करता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि है आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सर देखो, अगर आप आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रहे हो तो सामने वाले को ना आपका पर्पस देखो देना क्या है, क्या वो आपका रेसिडेंशियल पर्पस है या कमर्शियल पर्पस। सर कमर्शियल पर्पस रहा तो एफसीएम। जैसे कि मेरा एक फ्लैट था, मैंने फ्लैट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफिस बोल के दे दिया रेंट पे, या एक एडवोकेट को दे दिया रेंट बोल के, या तो एक डॉक्टर को रेंट पे दे दिया जो वहां पे अपना बिजनेस करने वाला है। तो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मेरा पर्पस ऑफ यूज कमर्शियल है तो एफसीएम के ऊपर टैक्स होगा। बट सर मेरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही, तो चेक करो क्या रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो सप्लाई एग्जम्प्ट बन जाएगा। बट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो चेक करो क्या वो रेसिपिएंट ये खर्चा पीएनएल को डेबिट कर रहा, अगर हाँ तो उसको आरसीएम पे टैक्स देना है, अगर नहीं तो ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट सप्लाई। वो भी से सब लोग मेरे साथ बोलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नेचर कैसा है? रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल की 2 बातें, पर्पस या तो कमर्शियल या तो रेसिडेंशियल। कमर्शियल पर्पस रहा तो एफसीएम पे टैक्सेबल, रेसिडेंशियल पर्पस रहा तो 2 बातें, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड रहा तो एग्जम्प्ट, रजिस्टर्ड रहा तो 2 बातें, क्या वो खर्चा पीएनएल को डेबिट कर रहा है या पीएनएल को डेबिट नहीं कर रहा। पीएनएल को डेबिट किया तो आरसीएम, अगर पीएनएल को डेबिट नहीं किया तो एग्जम्प्ट। सर ये चार्ट हमें लिखना है, वीडियो को पॉज करो, चार्ट को इमीडिएटली लिख लो जल्दी से। चलो हो गया लिख के बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सर अभी ऐसे तरीके से बोल रहे कि आपने ना रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी दे दिया, आपने आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो चेक करो ये जो सप्लायर है क्या ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड सप्लायर दे रहा तो एफसीएम में टैक्स देने का, बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो चेक करो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर खुद अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो चेक करो रेसिपिएंट सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है या सेक्शन 9। अगर सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी नहीं आएगा, सेक्शन 9 में रहेगा तो आरसीएम बेसिस पे रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। डन है? यहाँ पे आपका जो 5th पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। सर इसका भी है ना मेरा बोलना है, वीडियो को पॉज करो और ये चार्ट को लिख के ले लो, ये चार्ट से ना आपके आंसर्स एग्जाम में 100% बराबर आएंगे बाद में। डन है सर? चलो सर उसके बाद में अगर मैं यहां तक आ गया तो अगला पॉइंट किसकी बात करता है? डायरेक्टर की सर्विसेज। देखो सर अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विसेज किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है ना, तो चेक करो क्या वो सर्विसेज पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा या एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी सर्विसेज दे रहा। सर एग्जांपल, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देना है तो जो बंदा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज देता है ना, उसको ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देने की, उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में देने की जरूरत नहीं है। ये सर्विसेज आपकी पर्सनल कैपेसिटी में दी जाती है। तो अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज दे रहा ना तो चेक करो पर्सनल कैपेसिटी या प्रोफेशनल। पर्सनल कैपेसिटी अगर रहा तो देखो बाबा क्या ये 9(3) में कवर्ड है, अगर हाँ कवर्ड है तो आरसीएम पे टैक्स देने लगाओ, अगर नहीं तो एफसीएम पे टैक्स देने के लिए लगाओ। बट हाँ अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है एज अ डायरेक्टर, यानी कि इसको बोल रहे प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा। कौन सी कैपेसिटी में दे रहा? प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा। तो चेक करो आपको रेम्यूनरेशन क्या बोल के मिल रहा है। अगर आपको रेम्यूनरेशन सैलरी बोल के मिल रहा है तो ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है, इसको अपन सप्लाई मानेंगे ही नहीं तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा ही नहीं। बट अगर ये रेम्यूनरेशन कुछ भी अदर है, सिटिंग फीस है, प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, अदर देन सैलरी का कोई भी पेमेंट है, इधर मैं क्या बोल रहा हूं, अदर देन सैलरी, दैट इज
अदर देन सैलरी। तो अगर ये अदर देन सैलरी है तो इसके ऊपर टैक्स कौन से बेसिस पे, आरसीएम बेसिस पे आएगा। और टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी टैक्स पे करेगा। कौन टैक्स पे करेगा, कंपनी पे करेगा। सर इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, बहुत काम आएगा ये बाद में आपको। चलो हो गया लिख के, परफेक्ट। अगला पॉइंट, सर देखो अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, अगर वो इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज ऐसे पर्सन को दे रहा है जो इंश्योरेंस का बिजनेस चला रहा है, तो इंश्योरेंस का जो बिजनेस चला रहा है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। सर अगर रिकवरी एजेंट सर्विसेज कोई भी रिकवरी एजेंट दे रहा है एनी बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर आरसीएम पे टैक्स पे करेगा। मतलब सर देखो अगर रिकवरी एजेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को, तो उसके ऊपर टैक्स आरसीएम बेसिस पे लगेगा। पर अगर ये रिकवरी एजेंट सर्विसेज अदर पर्सन को दे रहा है जैसे कि कार डीलर को दे रहा है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या, बोलो जल्दी से। यहां तक हो गया अपना रिकवरी एजेंट का सर्विसेज। सर इसका भी हमें चार्ट बनाना है, तो एक बार स्क्रीन दिखा देता हूं, ये चार्ट को आप लोग कंप्लीट कर लो। चलो सर हो गया, स्क्रीनशॉट लेके, यस सर हो गया। सर अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा, सर देखो अगर आप लोग कोई भी म्यूजिक कंपोजर हो, फोटोग्राफर हो, आर्टिस्ट हो, और अपने आपका आर्टवर्क क्या किया है, परमिट किया है सामने वाले को यूज करने के लिए, सामने वाले को यूज करने के लिए क्या किया है, परमिट किया है म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, तो इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर पे करेगा आरसीएम बेसिस पे। ठीक है, ठीक है सर। चलो ये वाला हो गया पॉइंट। देख के क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट सर्विसेज दे रहा है म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, जो टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करने की। सेम वे में बात कर रहे हैं सर अगर ऑथर ने अपना कोई भी कॉपीराइट पब्लिशर को दिया है, ऑथर ने अपना कॉपीराइट किसको दिया है, पब्लिशर को, तो पब्लिशर आरसीएम में टैक्स पे करेगा। बट सर अगर ऑथर ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया और वो बोल रहा मैं एफसीएम में टैक्स पे करूंगा, तो ऑथर को बोला ठीक है तू एफसीएम में टैक्स पे कर ले, कोई बात नहीं। बट हाँ ऑथर, अगर तूने एक बार एफसीएम को ऑप्ट किया तो तुझे मिनिमम 1 ईयर तक एफसीएम बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। सर अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ रहा है ना कि अनरजिस्टर्ड ऑथर ने सर्विसेज दी, किसने दी, अनरजिस्टर्ड ऑथर ने, तो आपको क्या करना है, आरसीएम को अप्लाई करना है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी पॉइंट नंबर 10 किसकी बात करता, अगर कोई भी मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी है, उन्होंने आरबीआई को सर्विसेज दिया, तो आरबीआई आरसीएम पे टैक्स पे करेगा। सर अगला 11 पॉइंट बात करता है डायरेक्ट सेल्स एजेंट सर्विसेज। सर डायरेक्ट सेल्स एजेंट सर्विसेज, अगर सर्विसेज दे रहे किसी भी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को, और वो बंदा कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेल्स एजेंट। मतलब सर देखो डीएस से अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, तो क्या आएगा आपका एफसीएफ। बट अगर सर वो अदर्स है ना, तो मेरा बोलना है आप चेक करो कि किसको सर्विसेज दी, यानी कि रेसिपिएंट कौन है, कौन रेसिपिएंट। सर रेसिपिएंट दो बातें, रेसिपिएंट रह सकता है आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, अगर ये है तो आरसीएम लगेगा, अगर ये अदर्स है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका एफसीएम। क्या लग जाएगा, एफसीएम। देखो ऐसा चार्ट बना लो सब लोग। चलो डन है यहां तक सबका। अगला पॉइंट किसकी बात करता है, देखो मालिक, अगर आप लोग एक बिजनेस फैसिलिटेटर का सर्विस दे रहे हो, किसका सर्विस, बिजनेस फैसिलिटेटर का, किसको दे रहे हो, बैंकिंग कंपनी को, जो टैक्सेबल टेरिटरी में, तो बैंकिंग कंपनी आरसीएम पे टैक्स पे करेगा। अगर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट का सर्विस दे रहे हो एज अ एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। सर अगला पॉइंट आता है सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज। सर देखो इसके ना अपन एक चार्ट बना लेंगे अभी साथ में। देखो सर क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक ही मिनट, यहाँ पे भी जगह है ना, यहाँ पे चार्ट बना लेंगे। ठीक है चलो देखो सर, सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज, ये ना सर्विसेज देने वाले दो लोग रह सकते हैं। पहले या तो रहेगा आपका बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा कौन रहेगा आप लोगों का, अदर्स। सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है ना, तो ये आरसीएम नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एफसीएम। यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं सप्लायर कौन है। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देने का है ना,
एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बोला है क्योंकि। और अगर सर ये अदर सर्विसेज दे रहे तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चेक करो, सर्विसेज प्रोवाइडेड या तो गिवन टू। सर अगर ये दे रहे हैं ऐसे पर्सन को जिसने सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन लिया है, या तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या एजेंसी है, या तो सामने वाले ने रजिस्ट्रेशन सेक्शन 51 में सिर्फ टीडीएस करने के लिए लिया है, यहाँ पे आपका आरसीएम नहीं लगेगा। और अगर ये अदर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे, अदर किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे, अदर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे, तो यहाँ पे आपका आरसीएम लग जाएगा। वो भी इसे स्क्रीन के ऊपर सब लोग ध्यान से देखना। सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज आप किसको दे रहे हो, अगर आप देने वाले बॉडी कॉर्पोरेट हो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स लगेगा। अगर आप लोग अदर्स हो तो चेक करो आप सर्विसेज किसको दे रहे हो। अगर आप सर्विसेज सेक्शन 10 में जो रजिस्टर्ड है उसको दे रहे हो, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दे रहे हो, या सेक्शन 51 को दे रहे हो, तो आरसीएम नहीं लगेगा। पर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। सर ये वाला चार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। चलो गाइस, हो गया क्या यहाँ पे, डन। सर सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज डन। सर यहाँ पे एक लोकल अथॉरिटी लिखना बाकी है, बट ठीक है। सर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, देखो आप है ना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विसेज दे रहे हो। किसका सर्विसेज दे रहे हो आप, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। सर आप कौन हो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आप सर्विसेज किसको दे रहे हो, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो। सर चार्ट बनाओ, चार्ट। ऐसे समझ में नहीं आएगा सर, चार्ट से बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं अपन, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर आप कौन हो, सप्लायर। सप्लायर सर दो बातें रह सकती, या तो सप्लायर रह सकता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट, या तो सप्लायर कौन रह सकता है आपका अदर्स। सर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो एफसीएम, सर अदर्स है तो दो बातें। क्या आप इनवॉइस को इशू कर रहे हो, अगर आप इनवॉइस को इशू कर रहे हो तो यार भैया आप एफसीएम पे टैक्स पे कर दो। बट अगर आप लोग इनवॉइस को इशू नहीं कर रहे हो तो चेक करो रेसिपिएंट कौन है। तो भैया अगर रेसिपिएंट आपका दो बातें, या तो आपका रेसिपिएंट रहेगा बॉडी कॉर्पोरेट, या तो रेसिपिएंट कौन रहेगा आपका बॉडी कॉर्पोरेट, या तो रहेगा अदर्स। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगेगा, सर अदर्स है तो इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। देख लो सर, सर एक बार देख लो सब लोग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का आप लोग सर्विसेज दे रहे हो तो आपको क्या चेक करना है, आप कौन हो, यानी कि सप्लायर कौन है। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम, सप्लायर अगर अदर्स है तो चेक करो क्या वो इनवॉइस इशू कर रहा, अगर कर रहा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अगर इनवॉइस को इशू नहीं कर रहा तो देखो रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो टैक्स कौन पे करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगा आरसीएम पे। बट अगर रेसिपिएंट अदर्स है तो आरसीएम नहीं लगेगा। समझा क्या, क्लियर है, डन सर, हो गया। और सर एक लास्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज, ये आप लोग फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, इंटर में नहीं है। सर फिर एक पॉइंट बात करता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज। देखो सर यहाँ पे ना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स के ना दोनों सर्विसेज अलग है। सर एग्जांपल समझो, मैं पुणे से मुंबई एक गाड़ी करके जा रहा हूं, ये बन जाएगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला सर्विस। बट एक गाड़ी पुणे से मुंबई जा रही है, मैं वो गाड़ी में बैठ रहा हूं और मैं बस वो जो जाने वाली गाड़ी है उसके अंदर जा रहा हूं, तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बन जाएगा। ये जो आरसीएम वाला केस अपन ने देखा ना, ये रेंटिंग ऑफ व्हीकल के ऊपर आरसीएम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के ऊपर नहीं लगता। सर ऐसा ही सेम पॉइंट बोला गया हुआ है कि देखो अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हायर करता है मोटर व्हीकल को फॉर अ पीरियड जिसके अंदर मोटर व्हीकल विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट ने मोटर व्हीकल को रेंट पे लिया, अभी वो बॉडी कॉर्पोरेट डिसाइड कर रहा है रूट कौन सा रहना चाहिए, टाइमिंग कौन सा रहना चाहिए, तो ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। सर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, अगला पॉइंट बात करता है आपका जीएसटी इन रियल सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर। यहाँ पे क्या बोला गया भाई कि प्रमोटर, सुनो ना, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आप है ना प्रमोटर, आपके जो भी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज लोगे ना, वो अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए ना तो हम आपको आरसीएम में टैक्स पे करने लगाएंगे।
देखो आपको मिनिमम 80% तक है ना, मिनिमम 80% रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करना चाहिए। सर एग्जांपल से बताओ, देखो यहाँ पे ना एक प्रोमोटर था, ये प्रोमोटर को क्या बोला था, तेरा प्रोजेक्ट का है ना टोटल कॉस्ट बता। अच्छा टोटल कॉस्ट मतलब किसका, इनपुट्स का और इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का नहीं, किसका, इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का। वो बोल रहा वो है लेट से 100 करोड़। अपन ने उसको क्या बोला, तू 80% है ना रजिस्टर्ड पर्सन से बाय करना चाहिए, यानी कि 80 करोड़ तक तूने मिनिमम रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए। उससे ज्यादा ले लिया तो वेरी गुड, बट मिनिमम 80 लेना चाहिए। अभी वो क्या बोल रहा, मैंने 65 करोड़ का रजिस्टर्ड पर्सन से लिया। कितने करोड़ का लिया, 65 करोड़ का। तो 80% के लिए शॉर्टफॉल कितना हो गया, 15 करोड़ का हो गया। तो उसको 15 करोड़ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने करोड़ पे, 15 करोड़ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा क्या, क्लियर है ये वाला पॉइंट, डन। अच्छा सर अगर उसने यहाँ पे 90 करोड़ का रजिस्टर्ड पर्सन से लिया रहता था तो उसको कोई भी टैक्स आरसीएम बेसिस पे देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने मिनिमम 80% तो भी कर दिया था परचेस। ठीक है सर, ओके। बट सर ये जो सीमेंट है ना, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, ये 100% आपका रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। अगर आपने सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय किया तो प्रोमोटर हम आपको आरसीएम पे टैक्स पे करने के लिए लगाएंगे, आपको आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला सेक्शन, डन। सर अगला सेक्शन है यहाँ पे आपका सेक्शन 95 जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, या ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, सॉरी ओन ऑपरेट मैनेज कंट्रोल कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले है ना ईसीओ के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो रहे ना, उसमें ईसीओ को बोला है तू खुद टैक्स पे कर, ईसीओ सेल्फ, तूने खुद ने टैक्स पे करना चाहिए। बट सर अगर ईसीओ इज नॉट इन इंडिया, ईसीओ इज नॉट इन इंडिया, तो जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पर्सन रिप्रेजेंटिंग ईसीओ, या तो उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको बोला है तुझे जीएसटी में टैक्स पे करना है। सर अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो क्या बोला है, तो बोला है पहले अपॉइंट करो, किसको अपॉइंट करो, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करो एंड उसको कंप्लायंस करने के लिए बोलो। तो ईसीओ के केस में सबसे पहले टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ। सर ईसीओ इंडिया में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, सर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो पहले अपॉइंट करो, फिर उसके बाद में उसको टैक्स पे करने के लिए लगाओ। क्लियर है सर। देखो कौन सी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू दी जा रही है, और इसके अंदर है ना एक अमेंडमेंट है, अपन वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हो, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल या और कोई भी मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस, तो सर इसका एक चार्ट बनेंगे अपन, देखो ध्यान से, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, ये ईसीओ वाला अपना चार्ट है। तो सर इसके अंदर अपन क्या चेक करेंगे, आपकी मोटर व्हीकल कौन सी है, क्या चेक करेंगे, आपकी मोटर व्हीकल कौन सी है। सर यह रह सकती है आपकी मैक्सी कैब, मैक्सी कैब, मीटर्ड कैब, मोटर व्हीकल, क्या रह सकता है, मोटर व्हीकल, एनीथिंग अदर देन ओमनी बस, एक्सेप्ट क्या बोला गया भाई, ओमनी बस। सर अगर इसका सप्लाई है तो ईसीओ विल पे टैक्स, कौन टैक्स पे करेगा, ईसीओ विल पे टैक्स। बट सर अगर ये आपकी ओमनी बस है, क्या ये आपकी ओमनी बस, तो आपको क्या चेक करना है, मालिक आपका सेलर कौन है। अगर आपका सेलर रहेगा बॉडी कॉर्पोरेट, सेलर कौन रहेगा आपका, बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे टैक्स पे होगा एफसीएम बेसिस पे, बॉडी कॉर्पोरेट की लाइबिलिटी है टैक्स पे करना। और अगर आपका सेलर कोई भी अदर पर्सन है तो ईसीओ, तो क्या बोल रहे, ईसीओ विल पे टैक्स एज पर सेक्शन 95। ठीक है सर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेलिंग को इग्नोर करो, कंसेप्ट को समझ के लो। वीडियो को 1 मिनट पॉज करो एंड स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो सर हो गया स्क्रीनशॉट लेके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है कि देखो ये दोनों पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगला, अच्छा सर इसका एग्जांपल दो ना, पहले वाले का एग्जांपल आप लोग लिख लो ओला, दूसरे वाले का एग्जांपल लिख लो रेड बस। सर तीसरा, अगर आप कोई भी ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जिसके अंदर आप अकोमोडेशन दे रहे हो, अकोमोडेशन होटल में दो, गेस्ट हाउस में दो, किस में भी दो,
तो वो बंदा यानी कि जो होटल का सर्विस प्रोवाइडर है वो सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, यानी कि उसका थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे टर्नओवर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ना, उसको बोला है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। सर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, गो आई बी बो, एग्जाम्पल क्या हो गया, गो आई बी बो। सेम वे में अगला बात कर रहे हाउस कीपिंग सर्विसेज सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, यानी कि आपका इधर एग्जाम्पल हो गया अर्बन कंपनी। अगर अर्बन कंपनी के थ्रू आप लोग सप्लाई कर रहे हो और वो जो पर्सन आपको सर्विसेज दे रहा है उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, उसको सेक्शन 22 ने बोला है तू रजिस्ट्रेशन मत ले, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अर्बन कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। सर सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। सर ये बात कर रहा है स्विगी जोमेटो की। सर देखो स्विगी जोमेटो ने अगर कोई भी रेस्टोरेंट की सर्विसेज दी ना, तो स्विगी जोमेटो को सप्लायर माना जाएगा और उनसे टैक्स लिया जाएगा। बट हाँ सर, अगर ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अंदर है होटल, सर स्पेसिफाइड प्रीमाइस यानी कि क्या, एकदम इन शॉर्ट समझ के लो, जिसका पिछले साल का एक भी होटल का रेंट है ना, अकोमोडेशन का रेंट पर डे कितने से ज्यादा था, 7,500 से ज्यादा था, वो बन गया आपका स्पेसिफाइड प्रीमाइस। इतना ही याद रखो आप एग्जाम के लिए। तो अगर स्विगी जोमेटो एक ऐसे रेस्टोरेंट के थ्रू सर्विसेज दे रहा है जो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइस में लोकेटेड है, तो जो रेस्टोरेंट है वो टैक्स पे करेगा एफसीएम पे। और अगर कोई भी बाकी का रेस्टोरेंट है जहां पे अकोमोडेशन है ही नहीं, या अकोमोडेशन है बट उसका पर डे का रेंट 7,500 से कम है, तो वहां पे ईसीओ यानी कि स्विगी जोमेटो को टैक्स पे करना पड़ेगा। और सर लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे एक नया एडिशन आया हुआ है, वो बात कर रहा है आपका, एक ही मिनट मैं उसको लिखवा के देता हूँ आप लोगों को। ये तो हो गया आपका स्विगी जोमेटो, ठीक है। ये मेरे साथ है ना, सब लोग लास्ट पॉइंट को लिख लो एक सेकेंड। यहाँ पे ये बात करता है लोकल डिलीवरी सर्विसेज, इसकी बात कर रहा है लोकल डिलीवरी सर्विसेज अदर देन पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। ठीक है सर, यहाँ पे किसकी बात चालू है, सर ये एक एग्जांपल में मैं आपको बोलूँ तो ये हो गया आपका डंजो, है ना, सबने नाम सुना रहेगा डंजो पोर्टर। मतलब अगर मैं कोई भी लोकल यानी कि विद इन अ पर्टिकुलर सिटी वगैरह की बात कर लो, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज दे रहा हूँ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि वो जो लोकल बंदा है ना, जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ईसीओ है ना, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। ठीक है, तो सर हाई चांसेस है ये वाले पॉइंट के ऊपर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो क्योंकि ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है। ठीक है सर, फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट सर्विसेज। देखो सर इसको पढ़ लेते हैं। सर अगर ईसीओ कोई भी सर्विसेज दे रहा है जहां पे जो होटल वाला है ना वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो भी ईसीओ को टैक्स पे करना है, जोमेटो स्विगी को, आंसर इज यस, उनको फिर भी पे करना है। सर क्या जो भी रेस्टोरेंट का सर्विस है, देखो यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे एक ईसीओ है, यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर ने ईसीओ के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, ये ईसीओ वाला पर्सन होटल में गया, डिलीवरी को पिक किया, कस्टमर को डिलीवर कर दिया, ईसीओ को इसके ऊपर टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 95। तो सर क्या ये ऐसे मानेंगे कि होटल ने ईसीओ को सप्लाई किया, मतलब सर ये क्वेश्चन है क्या ये होटल का इनवर्ड सप्लाई है क्या जिसके ऊपर आरसीएम में टैक्स देने की जरूरत है, तो आंसर इज नो। ईसीओ ने थोड़ी ना खुद इनवर्ड सप्लाई किया, ईसीओ तो एक ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना बिटवीन अ सप्लाई होटल एंड कस्टमर, ईसीओ के लिए कोई भी आरसीएम सप्लाई नहीं है। सर वुड ईसीओ बी लायबल टू रिवर्स proportional input tax credit on input goods and services for the reason that input credit is not admissible on restaurant services। क्या बोल रहे देखो सर, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसने ना दो टाइप के ना आउटवर्ड सप्लाई की है। एक तो उसका वो जो होटल वाला बिलिंग हो गया वो आ गया था, कौन सा बिलिंग आ गया था आपका, होटल वाला बिलिंग आ गया था। और सर उसका ना जो एक दूसरा इनकम का सोर्स है ना, दूसरे इनकम के सोर्स में से समझो जो उसने अपने बाकी के होटल्स वाले उनको लिस्ट करने के लिए दिया था, तो उनसे कमीशन लिया रहेगा या कोई भी एडवर्टीजमेंट का फीस लिया रहेगा, है ना। एक ही मिनट है मैं थोड़ा सा, हाँ
सर देखो यहाँ पे अदर सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विसेज आती, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज आ गई, या तो कोई भी प्लेटफॉर्म का फीस ले लिया, है ना। तो सर इधर है ना, ये सर्विसेज देने के लिए मान लो ईसीओ ने सर्टन इनपुट्स लिए थे या सर्टन कैपिटल गुड्स लिए थे या इनपुट सर्विसेज ली थी। अभी गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जो होटल का बिलिंग है ना, इसका जो आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता, ये होटल के बिलिंग के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। बट ये जो आपने कॉमन परचेस किया हुआ है, इसके थ्रू तो आपने होटल बिलिंग का भी सर्विसेज दिया था, तो क्या इसको अभी रिवर्स करने की जरूरत है क्या? स्क्रीन शायद से लैग हो गई, एक सेकेंड, है ना। तो सर अभी इसको रिवर्स करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है। अरे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक ही सेकेंड है गाइस। चलो यस, कुछ तो छोटा सा टेक्निकल इशू हो गया था, चलो वापस एक बार ना रिवाइज करेंगे। क्या बोल रहे, देखो ईसीओ ने अगर होटल का बिलिंग किया, उसके लिए सर्टन परचेसेस किया रहेगा और सर्टन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज वगैरह दी रहेगी, या तो प्लेटफॉर्म की फीस वगैरह कलेक्ट की रहेगी, उसके लिए भी सर्टन परचेसेस किया रहेगा। अभी ये बोलना है कि यार वैसे तो होटल के लिए जो आपने सर्विसेज दी उसका आईटीसी नहीं मिलता, तो ये जो कॉमन परचेस है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा कॉमन परचेसेस, तो सर इसके लिए कोई भी आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा क्या प्रोपोर्शनेटली? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जितना भी आईटीसी है ना पूरा क्लेम कर लो, क्योंकि ये जो होटल का बिलिंग है ना, उसका जो भी लायबिलिटी है, तुम्हें उसका पेमेंट किसके अंदर करना है, कैश पेमेंट करना है, यहाँ पे तुम लोग कोई भी आईटीसी को यूज नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने जो फूड सप्लाई का सर्विसेज दिया है, उसके ऊपर का जो लायबिलिटी है वो कंपलसरी कैश में पे होना चाहिए, वहां पे आप लोग क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। और अगर ईसीओ ने कोई भी परचेसेस किया हुआ है जिसके ऊपर उसका कॉमन आईटीसी है फॉर होटल सर्विसेज एंड अदर इनकम, तो उसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। समझा क्या? would restaurant services and goods or services other than restaurant services sold by restaurant to customer under the same order be billed differently, who shall be liable for raising invoice in such cases? सर एग्जांपल देखो, यहाँ पे कस्टमर था, कस्टमर ने क्या किया, होटल में ऑर्डर प्लेस किया, किसके थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया। सर ऑर्डर किसका था मालूम है क्या? देखो भूख नहीं लगी तो नाम बदलो, बिरयानी। किसका ऑर्डर था? बिरयानी, पाव भाजी, पानी पूरी, और मस्त एक क्या था, सीताफल रबड़ी, है ना, एक ये ऑर्डर था। दूसरा ऑर्डर था कोका कोला। क्या ऑर्डर था? कोका कोला। अभी रेस्टोरेंट वाले ने कहना है यहाँ पे ये जो सर्विसेज दी, ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज दी, बट ये जो है ना ये गुड सप्लाइड है, तो यहाँ पे ये वाले का लेट से बिल हो रहा था एग्जाम्पल लेट से 1600 रुपए, महंगे होटल से मंगाया, और इसका बिल हो रहा था 100 रुपीज, टोटल इनवॉइस वैल्यू 1700 है। बट यहाँ पे ये जो होटल वाला है ना वो इनवॉइस इश्यू करेगा 100 रुपीज का जो कोको कोला है उसका, और ईसीओ कितने रुपीज के ऊपर टैक्स पे करेगा? 1600 रुपीज के ऊपर ईसीओ टैक्स पे करेगा। समझा क्या? सर ये 100 रुपीज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 में टीसीएस भी करेगा। डन है यहाँ तक? चलो ओके मालिक, यहाँ तक समझ गए। सर अगला पॉइंट आता है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। किसकी बात करता है? कॉम्पोजिशन स्कीम। बहुत ही इजी तरीके से, शानदार तरीके से मैं पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम आप लोगों को यहाँ पे लिख के लाया हूं, पूरा आराम से समझा दूंगा, ठीक है। पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम में यहाँ पे आप लोगों को समझा दूंगा। ये रहा आपका पॉइंट, देखो ध्यान से। सर सबसे पहले एक बात को समझ के लो, जितना मैं बोलूंगा ना अगले 15-20 मिनट बस से कॉम्पोजिशन स्कीम पूरा समझ जाएगा आप लोगों को आराम से, बस ध्यान से सुनना। कॉम्पोजिशन स्कीम सबसे पहले लाया था गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेस एंटिटीज के लिए। एक तो सर एक बात को समझ के चलो, ये स्कीम है ना आपके लिए कंप्लीटली ऑप्शनल स्कीम है। ये स्कीम कैसी है आपके लिए? ऑप्शनल स्कीम है। हाँ देखो सेक्शन 9 का है ना वर्किंग ऐसा रहता है, कैसा रहता है ये आपका सेक्शन 9 वाला वर्किंग? यहाँ पे ये जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट सप्लायर से क्या करता? गुड्स और सर्विसेज और बोथ को परचेस करता, तो रेसिपिएंट को सप्लायर को कंसिडरेशन पे करना रहता है, जिसके अंदर दो बातें आती है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स का अमाउंट। अभी सप्लायर टैक्स को कलेक्ट करेगा, उसकी लाइबिलिटी शो करेगा अंडर हिज GSTR 1, जिसके अंदर वो आउटवर्ड लाइबिलिटी शो करेगा। 1 है IFF, उसके बेसिस पे रेसिपिएंट का ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 2B अंडर सेक्शन 38, जिसके अंदर उसको ITC दिखेगा कितना है। फिर ये रेसिपिएंट को एक रिटर्न भरना पड़ेगा जिसको समरी रिटर्न बोलते हैं, GSTR 3B अंडर सेक्शन 39। तो जब वो 3B फाइल करेगा रेसिपिएंट,
उसकी लाइबिलिटी वो GSTR 1 के हिसाब से ले लेगा, ITC 2B के हिसाब से ले लेगा। अगर उसका लाइबिलिटी ITC से ज्यादा है तो शॉर्टफॉल को कैश में पे करेगा, बट ITC लाइबिलिटी से ज्यादा है तो एक्सेस ITC को कैरी फॉरवर्ड करेगा। सर ये हो गई आपकी नॉर्मल स्कीम। काफी सारे छोटे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम क्या आता था, ये प्रोसीजरल कंप्लायंस या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के उनके पास टाइम, पैसा, रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला हमें ऑप्शनल स्कीम चाहिए, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लाई गई है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, यानी कि ऊपर दिए गए प्रोविजंस को आप फॉलो करो या तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को फॉलो करो। कॉम्पोजिशन स्कीम को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपको 2 सेक्शन लगते हैं, 10(1) एंड 10(2). सबसे पहले ये स्कीम थी ऑप्शनल। सर ये बनाई गई थी स्मॉल बिजनेस एंटिटी के लिए। स्मॉल बिजनेस एंटिटी यानी कि आप लोग गुड्स का बिजनेस कर रहे हो और सिर्फ एक सर्विस आपको अलाउ की गई थी। कौन सी सर्विस थी? शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। वापिस से कौन सी सर्विस थी? शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। सर ये किसकी बात करता था? रेस्टोरेंट सर्विसेज। किसकी बात करता था? रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अदर देन किसकी बात करता था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर इसके अंदर बोलना बहुत सिंपल है। अगर आप नॉर्मल स्टेट में पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर, कौन से साल का? पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, अगर वो 1.5 करोड़ तक था तो आप लोग, मतलब लेट्स से मैं 25-26 की बात कर रहा हूं तो उसके पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हो। बट अगर ये स्पेशल कैटेगरी में आप लोग हो ना तो 3 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कौन से? आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उनके लिए लिमिट 1.5 करोड़ था। बट बाकी के जो 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट थे ना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, वहां पे लिमिट था 75 लाख। यानी कि इतने लिमिट तक ही कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया जाएगा। उसके ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर गया तो भैया कॉम्पोजिशन स्कीम को आप नहीं कर सकोगे। ठीक है सर, इसके लिए ना एग्रीगेट टर्नओवर का ना डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज किया गया हुआ है। देखो ये एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है ना आपका सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, ओनली फॉर विच सेक्शन है आपका? सेक्शन 10 कंपल्सरी। सिर्फ किसके लिए? सेक्शन 10। बाकी के केस के लिए आपका अलग एग्रीगेट टर्नओवर। ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ये क्या बोलता कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में हम इंक्लूड के अंदर 4 बातें लाएंगे। सबसे पहले आपका ऑल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा ऑल आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसके अंदर 3 बातें आ जाएगी, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर और एक बात आ जाएगा आपका जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि आपका एक्सपोर्ट हो गया इसके अंदर, और लास्ट आएगा इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन। सर एक्सक्लूड में 2 बातें आ जाएंगी, टैक्सेस चार्ज अंडर जीएसटी और इनवर्ड आरसीएम सप्लाई। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन अपन ने सब जगह देखा वही था। बट कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपका और एक पॉइंट एक्सक्लूजन के अंदर आता है, वो क्या है? इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लोन दिया या एडवांस दिया, उसके ऊपर कोई भी आपको इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है या कोई भी आप लोग डिस्काउंट को कमा रहे हो, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। सिर्फ कौन सी स्कीम के लिए? सेक्शन 10 के लिए। समझा क्या? ठीक है सर, बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम क्या रहता है? कॉम्पोजिशन स्कीम ना बहुत सिंपल रहता है। कॉम्पोजिशन डीलर को क्या बोलते हैं? देख, तू सप्लाई के ऊपर टैक्स को कलेक्ट मत कर, सप्लाई के ऊपर टैक्स को कलेक्ट मत कर, परचेसेस का आईटीसी क्लेम मत कर, सीधा जितना है तेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो रहा उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हमें गवर्नमेंट को पे कर दे। वापिस से कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या बोलते हैं? तू टैक्स को कलेक्ट मत कर, तू जो टैक्स पे किया है उसका आईटीसी क्लेम मत कर, तेरे टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज हमें पे कर दे। सर वो फिक्स परसेंटेज कितना बोला गया भाई? कि भाई अगर तू मैन्युफैक्चरर है ना तो तेरा जितना भी टर्नओवर है उसका 1% हमें दे दे। सर 1% टोटल है, 0.5% CGST, 0.5% SGST। सर अगर तू है ना, तू रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहा ना, तेरे टर्नओवर का 5% हमें दे दे, 2.5% CGST, 2.5% SGST। बट अगर तू ट्रेडर है ना तो तेरे टैक्सेबल टर्नओवर का 1% हमें दे दे, टैक्सेबल टर्नओवर का 1% दे दे। सर इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब अगर समझो एक कोई तो क्वार्टर में आपका बिजनेस हो रहा है 20 करोड़ रुपीस का टोटल, 20 करोड़ रुपीस का कितना हो रहा है टोटल? सर जिसके अंदर से आपका 18 करोड़, सॉरी 20 करोड़ ही बोल दिया, 20 लाख रुपीस का हो रहा है, जिसके अंदर से 18 लाख आपका टैक्सेबल है, 18 लाख क्या आपका टैक्सेबल। सर 2 लाख रुपए आपका क्या है? एग्जेम्प्ट। 2 लाख क्या है आपका? एग्जेम्प्ट।
तो क्या बोला गया भाई मालूम है क्या आपको कि 18 लाख के ऊपर आप 0.5% पे करोगे CGST, 0.5% पे करोगे SGST अगर आप कौन हो, ट्रेडर हो, आप कौन हो, ट्रेडर। बट मालिक अगर आप मैन्युफैक्चरर हो ना, आप कौन हो, अगर मैन्युफैक्चरर, तो आप क्या करोगे, 20 लाख के ऊपर 0.5% CGST पे करोगे, 20 लाख के ऊपर 0.5% क्या पे करोगे, SGST, अगर आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो। समझा क्या? ये था आपका अगला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में सर देखो, आपको है ना, आपको दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का ऑप्शन नहीं है, आप एक ही सर्विसेज दे सकते हो। कौन सी सर्विसेज दे सकते हो, रेस्टोरेंट की सर्विसेज। सर बाकी की अगर आपको सर्विसेज देनी है तो आप सेक्शन 10(1), 10(2) के अंदर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। बट सर देखो, कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो छोटा मोटा मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। मोबाइल बेचने वाला मोबाइल रिपेयर करके देगा, शूज बेचने वाला शूज का रिपेयरिंग वगैरह का सर्विस करके दे सकता। तो उनको बोला है हम आपको मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करने का परमिशन देते। सर मार्जिनल मतलब कितना, तो सबसे पहले आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखो, उसका 10% या तो 5 लाख विच एवर इज हायर, वापिस से कितना दे सकोगे, पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। सर मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टर्नओवर था 42 लाख, फाइनेंशियल ईयर 24-25 टर्नओवर कितना था, 42 लाख। तो मैं 25-26 में सर्विसेज कितनी दे सकता, 4.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, हायर क्या था, 5 लाख। सर मेरा पिछले साल का टर्नओवर था 90 लाख, इस साल सर्विसेज कितनी दे सकता, 9 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, हायर में क्या था आपका 9 लाख आ जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट। सर उसके बाद में ना आपको ना कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सर कंडीशंस के अंदर क्या क्या है, नंबर 1 कंडीशन है आप कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते। देखो मार्जिनल सर्विसेज देने की हम आपको परमिशन दे रहे, रेस्टोरेंट सर्विसेज देने की भी हम आपको परमिशन दे रहे, वो छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकते। सर सेकेंड पॉइंट, आप ऐसा कोई भी नहीं सप्लाई कर सकते जो नॉन टैक्सेबल है, मतलब आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का बिजनेस नहीं दे सकता, आप 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सर आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। सर परचेस करने का बिजनेस करो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई सॉरी अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट, आप टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते। सर क्योंकि आप टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, कहने से आप टैक्स इनवॉइस को भी इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आप टैक्स को कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप टैक्स इनवॉइस को भी इशू नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या बोल रहे, सर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते हो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं रह सकते हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं रह सकते हो। उसके बाद में सर ये 8 बात, तो क्या मैन्युफैक्चरर नहीं रह सकते हो, ट्रेडर चलेगा, मैन्युफैक्चरर नहीं चलेगा। पहला आता है आइसक्रीम एडिबलाइज, दूसरा आता है पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, एग्रीगेट्स, ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सेलेशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। इसके 8 बातों के आप क्या नहीं रह सकते हो, मैन्युफैक्चरर नहीं रह सकते हो। सर अगर इसके ट्रेडर रहा तो कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है। ये ब्लॉकेज किसको है, मैन्युफैक्चरर को ब्लॉकेज है, ठीक है। ये हो गए आपके पॉइंट्स। सर अदर पॉइंट्स, आप है ना आपके कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आप इशू करोगे बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते। सर आपने जो भी परचेस किया उसके ऊपर आप लोग आईटीसी क्लेम को नहीं कर सकते हो, आपको हर एक बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। सर आपको पेमेंट की डेट क्या दी गई है, कॉम्पोजिशन डीलर साल में 4 बार पेमेंट करता, पेमेंट का फॉर्म रहता है CMP 08, क्वार्टर खत्म हो गया उसके महीने के 18 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ के 18 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। एग्जांपल, सर मेरा Jan to लेके मार्च का क्वार्टर है, मार्च के बाद में क्या आता है अप्रैल, 18 अप्रैल को आपको पेमेंट करना है। मेरा जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है, अगला महीना कौन सा आता है अक्टूबर, 18 अक्टूबर तक आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है। कॉम्पोजिशन डीलर को साल में एक ही बार रिटर्न भरना है, जो रिटर्न रहता है आपका GSTR4, उसका फ्रीक्वेंसी रहता है एन्युअली, यानी कि साल में एक ही बार फाइल करना। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद वाले जो 30 जून आएगा तब तक एनुअल रिटर्न को आपको फाइल करना है। सर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026, उसके बाद में जून कौन सा आएगा, 30 जून 2026, तब तक आपको एनुअल रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। सर देखो अगर आपको एंट्री लेनी है सेक्शन 10 के अंदर, यानी कि आप पहले सेक्शन 9 में थे, अभी आपको सेक्शन 10 में आना है, या तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट टाइम सेक्शन 10 में आना है। तो अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है,
आप इन बिटवीन द ईयर आ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपका सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन है, अभी आपको सेक्शन 10 के अंदर आना है, तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल आप लोग एप्लीकेशन करोगे, जो दिन पे आप एप्लीकेशन करोगे, इट इज ऑलवेज फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन बिटवीन द ईयर आप सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में, सॉरी सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में नहीं आ सकते। बट सर अगर मुझे एग्जिट लेना है सेक्शन 10 से, तो यानी कि मुझे सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में आना है, मुझे वॉलेंटरी आना है, मैं बिंदास ड्यूरिंग द ईयर इन बिटवीन भी आ सकता हूं। अगर मैंने कोई भी कंडीशन का वॉयलेशन कर दिया, यानी कि मेरे ऊपर कोई, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे कंपलसरी आना पड़ेगा सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 9 के अंदर, तो जब भी मेरा वायलेशन ऑफ कंडीशन होता है, मुझे 7 डेज के अंदर एप्लीकेशन करके गवर्नमेंट को यह बताना पड़ता है कि मैं अभी सेक्शन 10 में टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं सेक्शन 9 में टैक्स पे कर दूंगा। समझा क्या? समझा क्या? चलो, उसके बाद में अगला पॉइंट बात करता है, सर एक है ना कॉम्पोजिशन स्कीम अभी सप्लाई ऑफ सर्विसेज वालों के लिए भी है। ऊपर का जो भी अपन ने देखा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखा था? सप्लायर ऑफ गुड्स वालों के लिए। तो गवर्नमेंट ने सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम दी गई है, जिनके अंदर उनको क्या बोले कि अगर आप छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर हो तो हमें आपका दुख समझ में आता है, आप एक काम करो, आपको हम लोग टर्नओवर का लिमिट देते हैं 50 लाख रुपए का। सर्विस प्रोवाइडर अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है, आप भी कॉम्पोजिशन स्कीम को ले लो। हाँ, आपको टैक्स कितना परसेंट पे करना पड़ेगा? 3% CGST, 3% SGST, यानी कि टोटल 6% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको भी जो ऊपर कंडीशंस दी गई थी ना, वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि आप मैन्युफैक्चरर 8 बातों के नहीं रह सकते, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आप CTP NRTP नहीं रह सकते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं कर सकते हो। समझा क्या? सर दो बातें। सबसे पहली बात, एक आपको एग्जाम के अंदर ये बात बोलेंगे कि एक पर्सन का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एग्रीगेट टर्नओवर था 12 करोड़, सॉरी 1.2 करोड़। कितना टर्नओवर था? 1.2 करोड़ था। उसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेक्शन 10 को ऑप्ट किया, ठीक है। लेट से उसका दिसंबर 2025 में एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ चला गया। वो बोल रहा है कि ये जो मेरे रिमेनिंग मंथ्स है ना, रिमेनिंग कितने मंथ्स है? 3 मंथ्स, मुझे सेक्शन 10 को फॉलो करने दो, मैं अगले साल सेक्शन 9 में आऊंगा। अलाउड है क्या? नहीं। जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट के ऊपर चला गया, उस दिन पे आपको सेक्शन 10 से बाहर आके किसके अंदर आना पड़ेगा? सेक्शन 9 में आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर आपका एक पैन कार्ड है ना, एक पैन कार्ड, उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन है, या तो वो सेक्शन 10 में रहेगा या तो सेक्शन 9 में रहेगा। एक सेक्शन 10 में काम कर रहा है, दूसरा सेक्शन 9 में नहीं चलेगा। सारे GST नंबर एक पैन कार्ड के ऊपर या तो सेक्शन 10 में रहेंगे या तो सेक्शन 9। मान लो अगर आपके सारे सेक्शन 10 में एक भी पैन कार्ड ने वायलेशन कर दिया, यानी कि एक भी पैन कार्ड सेक्शन 10 से बाहर आ रहा है सेक्शन 9 में, तो सारे रजिस्ट्रेशन आपके सेक्शन 10 से बाहर आके सेक्शन 9 में हो जाएंगे। क्लियर है? सर एक लास्ट बात मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक सर्विस प्रोवाइडर था, एक कौन था? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर ने ना ऐसे देंगे, अरे क्या हो गया पेंसिल को, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया क्या? सर्विस प्रोवाइडर का ऐसे देंगे, उसने ना नया बिजनेस चालू किया, ठीक है। लेट से उसने बिजनेस किधर चालू किया? मध्य प्रदेश में उसने बिजनेस को चालू किया। उसका Q1 के लिए टर्नओवर था 20 लाख, Q2 तक उसका टर्नओवर हो गया 30 लाख, Q3 में उसका टर्नओवर हो गया लेट से अगेन 25 लाख। ये पर्सन को बोलेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है और मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है वो बताओ। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि Q1 में ना उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ना जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर वाज बिलो लिमिट। बिलो लिमिट कौन सी लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था ही नहीं। तो यहाँ पे उसने कुछ भी टैक्स पे नहीं किया रहेगा। फिर ये अभी सर्विस प्रोवाइडर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता 50 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका टोटल टर्नओवर 50 लाख तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे उसको सेक्शन 10(2)(a) का फायदा लेने के लिए दो, यानी कि उसको बोलो 6% टैक्स पे करे। और 6% कितने पे आएगा? सिर्फ 30 लाख रुपीज के ऊपर आएगा, क्योंकि 20 लाख पे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 1.8 लाख रुपीज का अमाउंट आ जाएगा टैक्स का। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? 25 लाख। अभी यहाँ पे उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चला गया, तो अभी ये कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर ही नहीं सकेगा, इसको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। तो 25 लाख के ऊपर टैक्स कितना पे करेगा वो? 18%। फिर जो भी अमाउंट आता है इतना उसको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा।
सेकेंड पॉइंट सर क्या बोलेंगे आपको कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका दो बिजनेस है, एक है मोबाइल का बिजनेस, दूसरा है आप लोगों का कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस, तो आपको इससे बोलेंगे कि बिजनेसमैन को मोबाइल वाले बिजनेस के लिए सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन लेना है, सर्विस वालों के लिए वो बोल रहा है मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लूंगा, चलेगा क्या? तो आंसर इज नो। एक पैन कार्ड के ऊपर जो भी बिजनेस है या तो वो सेक्शन 10 में रहेंगे या तो सेक्शन 9 के अंदर रहेंगे। समझा? क्लियर है? डन? चलो दोस्तों, 1 घंटे 5 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 10 को यहाँ पे रिवाइज करवा दिया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, कुछ भी मेरे लिए एक मोटिवेशन के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। और आपके सभी सीए फ्रेंड्स, सीए इंटर का एग्जाम जो मई 26 से लेके सितंबर 26, जैन 27 में देने वाले, या सीए में इंटर के दोस्तों आपका अटेम्प्ट जून 26, दिसंबर 26 में, तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।